दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, जो कि प्रकरण 3 पर बात करेंगे। अगले वीडियो में हमने प्रकरण 2 पर बात कर लिया। प्रकरण 1 और प्रकरण 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। प्रकरण 1 था सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी शाखा। आज प्रकरण 3 पर बात करेंगे। प्रकरण 3 का नाम है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको आप जरूर से पढ़िए और पुस्तक को अगर आप हो सके तो मिल जाए तो ले लीजिए, जरूर से इस पुस्तक को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से हर बार परीक्षा में पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास से, ठीक है। और आपको सभी प्रकरणों के नाम याद होना चाहिए, कौन सा प्रकरण का क्या नाम है। भक्तिकाल हो चाहे आदिकाल रीतिकाल, सभी का प्रकरण, ठीक है। 6 प्रकरणों में उन्होंने भक्तिकाल को विभाजित किया था। आज हम प्रकरण 3 पर बात करेंगे, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्ति की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में प्रेम तत्व का वर्णन किया है, जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। कवि हैं कुतुबन, जिनसे कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुतुबन का परिचय देखते हैं। कुतुबन है एक चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये भी पूछा गया है कि कुतुबन किसके आश्रित थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे की। मृगावती किसका है? कुतुबन का है। चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 मृगावती 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी थी। 1558 में लिखी थी, जिसमें चंद नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये भी पूछा गया है किसका किसका वर्णन है? चंद्रनगर, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, कंचनपुर के राजकुमार गणपति के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्गी के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का रूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली का पर सबसे बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश यह है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमारी मृगावती अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया।
राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा। अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। राजकुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। ये वाली पंक्ति पूछी जा सकती है, किसका है? रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई। कुलवंती संत सत सो सती भई। बाहर वह भीतर वह होई। घर बाहर को रहे न जोई। विधि का चरित न जाने आनु। जो सिरजा जो जाहि नियानु। किसका है? कुतबन का है। ठीक है, अगले कवि हैं मंझन। इनसे भी काफी क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं इनको भी। मंझन, इनके संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल इनकी रस्सी मधुमालती। मंझन का है रचना मधुमालती। इनकी रचित मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिनमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है। आगे है मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्धालिंगों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद और वर्णन में अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी गई है। पढ़ते हैं मधुमालती में क्या है। मंझन का है कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख गई थी। सूरजभान के पुत्र मनोहर को मधुमालती के चित्रसारी में रख गई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। जिस दिन मैं इस संसार में आया, उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। पंक्ति देके पूछ लेगा कि किसका है, और या पूछ लेगा किस रचना का है, तो मधुमालती का है। ठीक है, मधुमालती का और किसका है? मनोहर का कथन है, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया, उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आईं। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे, तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चितविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा थी। पलंग पर कौन थी? प्रेमा, जिससे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है। मधुमालती की सखी प्रेमा, दोनों सखी थी। मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती की माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया।
सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने ना माना तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार के उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। कौन? कुंवर ताराचंद पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पात्रों को लिए हुए दुख कर रही थी। इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और प्रेमा के पिता थे राजा चित्रसेन। मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखिर से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देखा प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। कौन? ताराचंद। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रतीक खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। आगे है, कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना की है। इसमें नायक नायिका मधुमालती और मनोहर हैं, उपनायिका उपनायक है ताराचंद और उपनायिका प्रेमा है। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंझन कहते हैं। मंझन की पंक्ति है, देखत ही पहचान्यो तो ही यही रूप जेहि छदर्यो मोही, यही रूप बहुत बुत आहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रगटे बहु भेषा, यही रूप जग रंग नरेशा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी भी की आंख नहीं खुल सकती। यहाँ पे भी दिया है, विरह अवधि अवगाह अपारा,
कोटि माही एक परय त पारा। बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। नयन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर सागर गज मोती गज कोई, चंदन की वन वन उपजे, बिरह की तन तन होई। मंझन की है। आगे है, जिसके हृदय में यह बिरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप सारे व्यापार उसी का बिरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सकता है, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचनाकाल के बीच में और बहुत संभव है। मृगावती के कुछ पीछे हुए इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी के अपने पूर्व के बिना बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। मथुपाछ मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी। राजकुमार कंचनपुर गयो, मृगावती कह जोगी भयो। साधे कुंवर खड़ावत जोगू, मधुमालती कर कीन्हु वियोगू। प्रेमावती कह सुरवर साधा, उषा लागी अनिरुद्ध वर बाधा। इन पदों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम से नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसमें खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का उल्लेख, उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवन चर्चा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। बनारसी दास ने कहा है। पंक्ति है बनारसी दास का, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। बनारसी दास। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू के गुलशने इसके नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है। कवि सवैया बनाने वाले एक मंझन के पीछे हुए जिनमें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि कल हम इनको अलग से देखेंगे, ठीक है, सिर्फ जायसी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।